Just let me one person in. I don't know who came. Okay, shall we start? Yes, Vinay or Yash, am I audible? Yash? Yes, sir. Okay. Now in today's session, what we are going to discuss, that we will discuss all the topics, points from the pharmaceutical analysis. We will include questions from a GPAT question, previously asked questions. The topics that we will cover: titrimetric analysis, electrochemical analysis, different spectroscopies, chromatography, and miscellaneous topic, that is from the mainly they've asked 2 more questions from the thermal analysis and radioimmunoassay. Now the first part is analytical method validation. There was one question asked, in fact 2 questions were asked from the analytical method validation कि भाई एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में जितने भी पैरामीटर्स है उसमें से 2 क्वेश्चन है. वन वाज आस्क्ड फ्रॉम द प्रिसिजन, सेकंड वाज आस्क्ड फ्रॉम द एक्यूरेसी. नाउ वी विल हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन. देखिए, अगर कोई भी गलती एनालिटिकल ऑपरेशन में होती है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. 3 तरह से हो सकती है. आइदर इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी, सेकंड इफ द प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट, एंड थर्ड वन इज इफ द पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट. मुझे अगर नहीं आता है तो अगर रिजल्ट गलत आ सकते हैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है तो गलत रिजल्ट आ सकते हैं, और प्रोसीजर गलत है तो रिजल्ट आ सकता है. इंस्ट्रूमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन. तो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, यूवी, विजिबल, देन पीएच मीटर, वो सब कैलिब्रेटेड होने चाहिए. अगर वो कैलिब्रेटेड है तो वो कोई एरर नहीं देगा. इफ आई एम अ कॉम्पिटेंट पर्सन, मैंने ट्रेनिंग ली हुई और मुझे वो ऑपरेशन वो प्रैक्टिकल करना आता है, तो कोई एरर नहीं आएगा. और तीसरा पार्ट है प्रोसीजर. जो प्रोसीजर होता है वो हमको वैलिडेट करना होता है. एंड वैलिड हाउ वी हैव टू परफॉर्म वैलिडेशन, वी हैव टू परफॉर्म ऑल द पैरामीटर्स. ये जो वैलिडेशन पैरामीटर है हमको परफॉर्म करने होते हैं. अगर सभी वैलिडेशन पैरामीटर सही है, इन दैट केस what we can say our method is validated and it will not have error. उसमें कोई एरर आने के चांसेस कम है, कंपैरेटिवली एरर नहीं आएगा उसके अंदर. सो दीज आर द वैलिडेशन पैरामीटर. यहां पे मैंने ऊपर एक बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बुलसाई, दैट गिव्स यू आइडिया अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. देखिए, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर आई से, for example, if I ask you any question and if you give a right answer, then I will say कि भाई हाँ आंसर एक्यूरेट है. उसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे दिमाग में पहले से एक आंसर था, तुमने वही आंसर दिया, that's why I said एक्यूरेट. अगर हम वही चीज को रेप्लिकेट करें लेबोरेटरी के अंदर, तो उसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक टाइट्रेशन कर रहे हैं, मुझे पता है टाइट्रेशन का ब्यूरेट रीडिंग आना चाहिए 10 और आपका भी 10 आ रहा है 10.0, देन आई विल से कि भाई हाँ योर आंसर इज एक्यूरेट. दैट मींस इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज आई एम हैविंग, एंड ऑब्जर्वेशन और अ टेस्ट वैल्यू. आप जो बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं और ये टेस्ट वैल्यू बोलते हैं, और मुझे जो पता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू. तो अगर वो दोनों एकदम नजदीक है तो हम लोग बोलेंगे द रिजल्ट इज एक्यूरेट. तो उसका मतलब देखिए, पहली जो चीज है, पहला जो सर्कल, उसके अंदर सेंटर में सभी मतलब पॉइंट सेंटर में, दैट मीन सेंटर, वी नो दैट सेंटर इज रेफरेंस वैल्यू और अ ट्रू वैल्यू, और सभी उसके अंदर है रिजल्ट, तो हम बोलेंगे ये जो रिजल्ट है सब एक्यूरेट है. उसके बाद है दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब होता है इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे फिर से आपने ब्यूरेट रीडिंग लिया और आपका आंसर ओरिजिनल आंसर, ट्रू आंसर, दैट इज अ 10.0 है, और आपके सभी आंसर आ रहे हैं 12.0, 12.0, 12.0, 12.0. नाउ इन दिस केस व्हाट वी कैन से, योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट बट योर आंसर इज प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्वेशंस. तो यहां पे देखो, मैंने यहां पे 2 चीजें लिखी है. प्रिसीजन मतलब क्लोजनेस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस. मैंने 4 रीडिंग लिए, वो चारों के चारों नजदीक आए, दैट मींस दे आर प्रिसाइज, बट इट डजंट मीन दे आर एक्यूरेट. वो एक्यूरेट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? मतलब सेंटर में ही सब लगे हैं. दैट मींस एक्यूरेसी जो होगा उसका अगर सब सेंटर में, दैट मींस दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन भी एकदम नजदीक है सब, और वो सेंटर में रेफरेंस वैल्यू के साथ भी है. तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है. एक बार ये क्वेश्चन, ये जो चार्ट है उसमें से ही पूछा गया. और लास्ट जो आप फिगर देख सकते हैं, दिस इज in this case the observations are neither accurate nor precise. सेंटर में भी नहीं है और हर कोई अलग अलग है. दैट मींस वो एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है. तो यहां पे जो लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है. दैट इज precision means it's a comparison between observation, and accuracy, that is a comparison between observation and true value. ये प्रिसीजन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं ये पूछा नहीं गया, बट दैट कैन बी आस्क्ड. इट इज मेजर्ड इन अ परसेंटेज आरएसडी, दैट इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन.
देन सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, दैट इज एबिलिटी ऑफ अपनी मेथड है एनालिटिकल मेथड, अगर वो एनालिटिकल मेथड कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी, जैसे मेरे पास टैबलेट है, टैबलेट के अंदर एक्सीपेंट हो गया, एक्सीपेंट की प्रेजेंस में भी अगर मेरी मेथड मेरे सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ पैरास्टामोल टैबलेट, तो अगर मैं पैरास्टामोल का मेजरमेंट मेरी टैबलेट के एक्सीपेंट के साथ भी कर सकता हूं, दैट मींस मेथड इज स्पेसिफिक और व्हाट वी कैन से इट्स अ सिलेक्टिव। देन लिनियरिटी, उसका मतलब होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन के अंदर जो हम लोग स्ट्रेट लाइन कर्व, कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, अगर सभी पॉइंट्स लाइन के नजदीक रहते हैं देन वी विल से लिनियरिटी इज गुड। लिनियरिटी का दैट इज हैविंग अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू 1 के नजदीक होना चाहिए। इफ माय मेथड इज हैविंग अ linearity, that is called correlation coefficient. If the correlation coefficient is near 1.99 then I can say my method is good. रेंज का मतलब होता है, हम लोग जो प्रैक्टिकल में करते थे कि भाई कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 5 कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो 10 से 50 जो कंसंट्रेशन है उसको हम रेंज बोलते हैं। देन लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ डिटेक्शन का मतलब है कि भाई जो स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन विच कैन बी सेंस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मींस स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन दैट कैन बी क्वांटिफाई, क्वांटिफाई मतलब उसको मेजर कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। दिस इज अबाउट द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एरर। एरर का मतलब होता है गलती। मैंने अब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि देयर आर 3 वेज हाउ वी कैन हैव एरर इन एनालिसिस। तो एनालिसिस के एरर जो है वो एरर 2 टाइप की है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि भाई जो एरर उसको डिटेक्ट किया जा सके, देन इवेल्युएट किया जा सके और रिमूव किया जा सके, वो एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और जो एरर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। नाउ सिस्टमेटिक एरर का मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ वेइंग, अगर वेइंग जो मेरा बैलेंस है वो ठीक नहीं है, या फिर मेरा जो अपैरेटस है ब्यूरेट पिपेट ठीक नहीं है, तो अगर मैं ठीक ब्यूरेट पिपेट अच्छी क्वालिटी की यूज करूंगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी कैन हैव अ गुड रिजल्ट, वी कैन रिमूव द एरर। तो वो एरर को हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। और वो एक एरर होता है जिसको कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। दिस वाज क्वेश्चन वंस आस्क्ड, एक बार पूछा गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ टाइट्रेशन।
Yes, am I audible? Yes, sir. ઓકે ઓકે સોરી, કેટલી વાર પેલા અવાજ જતો રહેલો ભાઈ? Titration वाली. Okay, so come back to this slide again. So here as we discussed कि भाई ब्यूरेट के अंदर हम लोगों ने जो भी फिल किया है उसका हम लोग फिर से स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मतलब इसको चेक करेंगे कि ब्यूरेट में मैंने जो NaOH भरा है उसकी जो नॉर्मलिटी मुझे पता है वो नॉर्मलिटी एक्चुअल नॉर्मलिटी है कि नहीं है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस. यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक एक बार पूछी गई, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, उसकी प्योरिटी एकदम हाई होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. और जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है वो है कि भाई टाइट्रेंट जो हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं NaOH वगैरह, उसके प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या है. तो ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट है तो उसका फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्टैंडर्ड है NaCl. मैंने एसिड बेस टाइट्रेशन के सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है उसके अंदर. NaOH, परक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट यूज होता है. ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार. That what is the primary standard substance for the acetic acid and NaOH. Then redox titration, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है, आयोडीन के लिए आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यूज होता है, एंड सोडियम थायोसल्फेट के लिए पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में EDTA के लिए जिंक पाउडर यूज होता है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस विच इज वी आर यूजिंग फॉर दिस स्टैंडर्डाइजेशन. नाउ दिस इज टाइट्रेशन. ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो पूछा गया है ये है कि भाई इंडिकेटर्स की रेंज कौन सी है. मैंने यहां पे मतलब कलर वाइज रखा है, लेकिन जो आपको जो मेनली याद रखने हैं वो 3-4 ही याद रखने हैं. कौन कौन से? एक तो मिथाइल ऑरेंज याद रखना है, एक मिथाइल रेड याद रखना है, और एक फिनोल्फथालीन याद रखना है. बिकॉज हम लोग ज्यादातर ऑपरेशंस के अंदर ये तीनों इंडिकेटर्स यूज करते हैं. सबसे कम जो एसिडिक साइड का रेंज है वो मिथाइल ऑरेंज का है, मिथाइल ऑरेंज. सो हियर दिस इज अ मिथाइल ऑरेंज that will turn from pink to yellowish type. Then the second one is a methyl red, then that magenta to yellowish type. In between we will have a orange, and then last one is the phenolphthalein. Phenolphthalein initially जो acidic conditions होती है up to 8, उसके अंदर ये रेंज आपको याद रखना है कि भाई 8 से 10 का रेंज है जनरली उसका. 8 से 10 में वो पिंक कलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद डार्क पिंक कलर हो रहा है. हम लोगों को ये जो बीच वाले कलर्स है वो ज्यादा हमारे काम के हैं, मतलब वो याद रखने हैं. वो ये लास्ट वाले कलर्स, so that is when we have excess titrant, तभी ये कलर्स प्रोड्यूस होंगे. ये जो कलर्स है तो यहां पे हम लोग फिनोल्फथालीन में याद रखेंगे दैट इज अ कलरलेस टू पर्पल और अ लाइट पिंक. नाउ इन केस ऑफ फिनोल्फथालीन आपको एक चीज और याद रखनी है विच वाज आस्क्ड कि फिनोल्फथालीन में ऐसा क्या होता है कि एसिडिक साइड वो कलरलेस होता है और अल्कलाइन साइड उसका कलर पिंक हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म, और उसको बोलते हैं क्यूनॉइड स्ट्रक्चर. फिनोल्फथालीन का क्यूनॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो जो क्यूनॉइड स्ट्रक्चर होता है उसका पिंक कलरेशन है. सो दिस इज अबाउट टाइट्रेशन. यहां पे मैंने 2-3 चीजें अलग अलग लिख रखी है. आजेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के बेस पे होता है. 3 मेथड्स है, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड. इनके Yes, sorry, I think there is a problem with the mic. Mic is आप जब भी mic बंद हो जाए you can tell me because I cannot see whether when the mic is closed कब बंद हो जाए automatically. तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दैट इज ईयर 2015 में कि ये टाइट्रेशन के 4 कर्व है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइट्रेशन कर्व क्या होता है. जैसे हम लोग पहले खाली सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे स्ट्रॉन्ग बेस का ये पहला वाला कर्व समझते हैं कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे फ्लास्क के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl. इनिशियली पीएच क्या होगा, दैट वुड बी नियर बाय 1.5. जैसे जैसे मैं उसके अंदर NaOH डालता जाऊंगा HCl जो है वो NaOH से न्यूट्रलाइज होता जाएगा और उसके अंदर NaCl फॉर्म होता जाएगा. सो जैसे जैसे HCl न्यूट्रलाइज होता जाएगा जो सॉल्यूशन फ्लास्क है उसकी पीएच बढ़ती जाएगी. कब तक? ये पॉइंट है.
Sorry, I don't know what is the problem with this. Then here is in this case the weak acid versus weak base is the answer. Then next part is electrochemical analysis. Now electrochemical analysis, in this case there are 3-4 different types of techniques ये पूछी जाती है. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का मतलब होता है, हम लोग सॉल्यूशन के अंदर, मैंने ये चीज पहले एक बार डिस्कस की हुई थी कि भाई 3 चीजें हम लोग कंट्रोल करते हैं. क्या? एक तो पोटेंशियल, एक करंट, और तीसरा चार्ज, और व्हाट वी कैन से कंसंट्रेशन. C फॉर चार्ज, C फॉर कंसंट्रेशन. हम लोग ये 3 चीजें याद रखेंगे कि भाई अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो इसके अंदर हम लोग 3 चीजें कंट्रोल करेंगे, पोटेंशियल, करंट और चार्ज. करंट मतलब कंट्रोल का मतलब 3 चीजें कर सकते हैं हम लोग. आइदर हम लोग उसको मेजर, जस्ट मिनट, ये जो 3 पैरामीटर है, इन 3 पैरामीटर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि भाई कौन सा पैरामीटर हम लोग मेजर करेंगे, कौन सा पैरामीटर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, कौन सा पैरामीटर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. उसके बेसिस पे आपकी 3 मेथड्स बन जाएंगी. दैट इज द पोटेंशियोमेट्रिक, देन पोलारोग्राफिक टाइट्रेशन एंड एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन. जस्ट अ मिनट, आई नीड टू स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल. हाँ, डन. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, done. So as we discuss कि भाई ये जो केस है, ये केस के अंदर आपकी जितनी भी मेथड, आपके सिलेबस में बेसिकली 3 मेथड्स है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पोलारोग्राफी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड टाइट्रेशन. यहाँ पे मैंने 2 जगह पे जनरली आपके सिलेबस में पोटेंशियोमेट्री लिखा हुआ है एंड एम्फेरोमेट्री लिखा हुआ है. हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे टाइट्रेशन, बिकॉज इन दैट केस हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्या है बेसिकली ये. तो मेथड्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में 2 तरह की है. एक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मेथड. बल्क मेथड इसलिए बोलते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड रख देंगे और जो बल्क है उसके ऊपर से प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी से हम लोग मेजरमेंट करेंगे. और बाकी की जो 3 मेथड्स है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल मेथड, बिकॉज जो भी मेजरमेंट होता है वो इलेक्ट्रोड के इंटरफेस पे होगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेशियल मेथड. तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क मेथड. तो जो कंडक्टोमेट्री है वो बल्क मेथड है एंड बाकी की जो मेथड्स है तीनों वो इंटरफेशियल मेथड. यहां पे मैंने जो एक बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर यहां पे मैंने पोटेंशियोमेट्री को उसके अंदर रखा है स्टैटिक मेथड. नाउ स्टैटिक का मतलब होता है I इज इक्वल टू 0, करंट 0 होता है, करंट कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमेट्री और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. नाउ कम बैक टू दिस टेबल. ये टेबल के अंदर देखिए हम लोग क्या करते हैं. कांस्टेंट में हमने करंट इज इक्वल टू 0 लिख लिया है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग करंट बिकॉज इट्स अ स्टैटिक मेथड. अभी 2 पैरामीटर आपके पास बचे, एक बचा है कंसंट्रेशन, एक बचा है पोटेंशियल. टाइट्रेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन के इस केस में हम लोग ब्यूरेट में से थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस ऐड करते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से वी आर चेंजिंग कंसंट्रेशन. वी आर चेंजिंग कंसंट्रेशन मींस वी आर चेंजिंग दी वॉल्यूम. आई मीन हम लोग ब्यूरेट से ऐड करते हैं और जो फ्लास्क के अंदर कंसंट्रेशन सब्सटेंस का होगा वो चेंज होगा. दैट्स व्हाई वेरिएबल के अंदर देखिए आप लोग पोटेंशियोमेट्री एंड एम्फेरोमेट्री दोनों के अंदर वेरिएबल में मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया. नाउ ओनली 3rd पैरामीटर लेफ्ट. पहले पोटेंशियोमेट्री के केस में 2 पैरामीटर लिख लिए हम लोगों ने, कांस्टेंट दैट इज अ करंट, कंसंट्रेशन दैट इज अ वराइट. तो हम लोग मेजर क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी विल मेजर पोटेंशियल. तो ये होगा डेफिनेशन आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. अगर आपको पूछता है कोई भी कि भाई पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या मेजर करते हैं, वी आर मेजरिंग पोटेंशियल. क्या हम कांस्टेंट रखते हैं, वी आर कीपिंग कांस्टेंट करंट एंड व्हाट वी आर चेंजिंग कंसंट्रेशन. एम्फेरोमेट्री के अंदर क्या होता है, उल्टा हो जाता है. वी आर एम्फेरोमेट्री के अंदर करंट मेजर करते हैं एंड देन पोटेंशियल वी आर कीपिंग कांस्टेंट.
पोलारोग्राफी इज नॉट सी इन दिस केस पोलारोग्राफी इज नॉट अ टाइट्रेशन। तो एक चीज फिक्स हो गई कि पोलारोग्राफी के अंदर हम लोग जो कांस्टेंट रखते हैं वो कंसंट्रेशन, वो टाइट्रेशन नहीं है, उसके अंदर कोई ब्यूरेट पिपेट कुछ भी यूज नहीं होगा। यू हैव टू फिल सॉल्यूशन इन अ फ्लास्क और अ बीकर एंड यू हैव टू पुट, वो आपको सीधा रख देना है इसके अंदर। तो कांस्टेंट हम लोग क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन। व्हाट वी आर मेजरिंग, तो पोलारोग्राफी के अंदर एक चीज बहुत क्लियर होती है, वी आर मेजरिंग डिफ्यूजन करंट। जो सॉल्यूशन डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, हम लोग वो मेजर करते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है, अलग अलग टाइप के करंट्स होते हैं एंड व्हाट वी आर चेंजिंग पोटेंशियल। तो ये बेसिकली होगा पूरा आपका प्रिंसिपल तीनों के तीनों मेथड्स के लिए। नाउ वी विल गो फास्ट विद दी ऑल 4 मेथड्स। कंडक्टोमेट्री में जो चीज पास्ट में पूछी गई है उसका ये उसका डेफिनेशन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये एक पूछा गया है। देन व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट उसका सीमेंस है, ये एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इसके अंदर। एंड अगर हमको कंपैरिजन करना है अलग अलग सॉल्यूशंस की, देन वी नीड अ मोलर कंडक्टिविटी। हम लोगों को सॉल्यूशन की 1 मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है वही होता है उसके अंदर, वो हमको चाहिए। नाउ व्हाट आई डिड, यहां पे मैंने ये नीचे मोलर कंडक्टिविटीज लिखी हुई है। अगर एग्जाम में आपको मोलर कंडक्टिविटीज पूछी जाती है तो बहुत कम आयन से उसकी पूछी जाएगी। हाइड्रोजन दैट इज H+ उसकी हाईएस्ट है 350 अराउंड। OH जो एनायंस है उसके अंदर उसकी हाईएस्ट है 190 एंड अराउंड 200 बोल सकते हैं। उसके सिवा आपको एक चीज याद रखना है, हम लोग, आपको याद होगा कि भाई हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के अंदर सॉल्ट जो होता है सॉल्ट ब्रिज, उसके अंदर KCl फिल करते हैं। नाउ व्हाई वी आर फिलिंग KCl, बिकॉज K+ और Cl-, उस दोनों की आप मोलर कंडक्टिविटी देखिए, दोनों की एग्जैक्टली सेम जितनी है, मतलब 73 76, उसको बोलते हैं कि भाई K+ और Cl- दोनों की जो मोबिलिटी है, आयन मोबिलिटी सेम है। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग KCl फॉर अ सॉल्ट ब्रिज। हम लोग NaCl या दूसरा कोई सब्सटेंस फील नहीं करते बिकॉज ये दोनों की आयन मोबिलिटी सेम है। यहां पे मैंने और एक चीज लिखी है, दैट इज इलेक्ट्रोड, उसका जो फिगर दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोड का, जस्ट अ मिनट, इफ आई कैन, यस, हियर इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर से 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड किस चीज का बना हुआ है, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने कोटिंग किया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटिनाइज्ड ब्लैक। वो दैट इज द वॉल इलेक्ट्रोड नोन एज अ प्लेटिनम प्लेटिनाइज्ड ब्लैक। यहां पे मैंने फिर से एक बार मेंशन किया हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास एंड देन दैट इज अ प्लेटिनम प्लेटिनाइज्ड ब्लैक। बाय प्लेटिनाइज्ड ब्लैक बिकॉज वी कैन इंक्रीज सरफेस एरिया। नाउ दीज आर द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व। हम लोगों का ये कर्व जो है, ये यहां पे कंडक्टेंस है और यहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, इससे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। सो व्हेन वी ऐड, फॉर एग्जांपल हम लोग HCl वर्सेस NaOH का कर रहे हैं, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली वी विल हैव अ मैक्सिमम कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ H+ आयन की मैंने बोला था भाई हाईएस्ट है नियर बाय 350। नाउ व्हेन वी ऐड NaOH, द H+ विल न्यूट्रलाइज, तो कंडक्टिविटी धीरे 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 नीचे आएगी, एक पॉइंट के बाद फिर से बढ़ना शुरू होगी बिकॉज ऑफ N एक्सेस NaOH, दैट इज OH- आयन। OH- आयन का कंडक्टिविटी कितना बोला था, दैट इज नियर बाय 198। तो ये जो कर्व शेप है, वी शेप कर्व, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो प्रैक्टिकल है, दैट इज हम लोग वी कैन मेजर अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर मेरे फ्लास्क में मुझे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दिया हुआ है, देन आई कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विद द हेल्प ऑफ NaOH टाइट्रेशन। तो ये तीनों चीजें विच वाज आस्क्ड प्रीवियसली। Now next part is question which was asked कि लिथियम का जो which of the following cation having a lowest molar ion conductivity, ये जो पूरा लिस्ट है इसके अंदर देख लीजिए, सबसे कम किसका है, लिथियम का। तो सबसे कम का पूछा गया है, दैट मीन सबसे ज्यादा किसका है वो भी पूछा जा सकता है, तो H+ का सबसे ज्यादा है। नाउ वी कैन एक्सट्रापोलेट सेम क्वेश्चन इन एनायन। एनायन में सबसे कम किसका है, तो ये पूछा जा सकता है कि एसीटेट का सबसे कम है और सबसे ज्यादा किसका है, दैट इज OH का सबसे ज्यादा है। Now this is all about conductometric titration. Now let us move to the potentiometric titration. Potentiometric titration के अंदर 3-4 वर्ड आपको याद रखने हैं। वन इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, हम लोग फिर से वो डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, बिकॉज हम लोग ब्यूरेट में NaOH या HCl या कोई भी सब्सटेंस फील करते हैं। देन व्हाट वी आर मेजरिंग, यहाँ पे हम लोग मेजर क्या करते हैं, तो वी आर मेजरिंग पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेटिक मेथड। स्टेटिक का मतलब होता है करंट इज इक्वल टू 0। तो 3 मेथड है, उसके 3 पैरामीटर है, पोटेंशियल,
करंट कंसंट्रेशन, करंट हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिया, इंक्रीज डिक्रीज हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे, एंड व्हाट वी आर मेजरिंग पोटेंशियल। अभी हम लोग पोटेंशियल मेजर किसका करेंगे, तो इलेक्ट्रोड का करेंगे, और इलेक्ट्रोड दो तरह के होता है, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल, एंड सेकंड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दैट विल प्रोवाइड रेफरेंस वैल्यू, एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्यूशन आपका जो रखा है बीकर, उसके जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड रखा है, उसका जो कंसंट्रेशन उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल मेजर है एनालाइट कंसंट्रेशन। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि भाई दैट कंप्लीट सर्किट्स एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट कैन बी स्किप। दो तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसका अंदर जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड सेकेंडरी जो इलेक्ट्रोड है उसको है सिल्वर एंड सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड। आपको अगर याद रखना है तो ये दो ही याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड, बिकॉज क्वेश्चन वेर आस्क्ड मेनली फ्रॉम दिस टू। एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड ज्यादातर पूछा गया, दैट इज अ ग्लास इलेक्ट्रोड। नाउ यहां पे मैंने तीनों इलेक्ट्रोड है उसको यहां पे रख दिया है, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ रिमेंबर दिस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये जो रेफरेंस, ये जो कैलामल इलेक्ट्रोड है उसका अगर मुझे पोटेंशियल मेजर करना है तो भी मैं इसके हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से कर सकता हूं। नाउ व्हाई इट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे जितनी भी कंडीशंस है वो सब स्टैंडर्ड है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां पे, एंड 1 मोलर HCl कंसंट्रेशन है इसके अंदर। यहां पे जो इलेक्ट्रोड है दैट इज मेड अप ऑफ प्लेटिनाइज्ड ब्लैक, अगेन सेम जो कंडक्टोमेट्री में यूज होता है, और यहां पे ये जो पूरा सेल है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज अ सैचुरेटेड कैलामोल इलेक्ट्रोड। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, यहां के अंदर इसके अंदर क्या चीज फील करता है, दैट इज अ मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं कैलामोल। कैलामल का मतलब होता है इसके अंदर Hg2Cl2, ये Hg2Cl2 फील किया है उसको हम लोग बोलते हैं कैलामल। अगेन उसके साथ दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है, यहां पे पोरस प्लग दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ सॉल्ट ब्रीच, एंड देन KCl सॉल्यूशन फील करता है इसके अंदर हम लोग, सैचुरेट KCl सॉल्यूशन होता है। ये जो वायर है दैट इज प्लेटिनम वायर, ये दो तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो इंडिकेटर, ये दो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड ज्यादातर पूछा गया, दैट इज अ ग्लास इलेक्ट्रोड। नाउ आपके लैब के अंदर जो pH मीटर होता है, वो pH मीटर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, तो वो होता है ये ग्लास इलेक्ट्रोड। उसके अंदर रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड होता है दैट आर मेनली AgCl, और दैट इन सर्टेन केसेस दैट इज अ रेफरेंस, दैट इज अ सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड। तो अभी जो इलेक्ट्रोड लैब के अंदर अवेलेबल है वो एक ही इलेक्ट्रोड होते हैं, और एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड की मतलब कंस्ट्रक्शन होती है। वन दैट इज what we can say ग्लास इलेक्ट्रोड, और उसके अंदर ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड फिट किया होता है। तो ये सब दैट इज अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक चीज जो पास्ट में ज्यादा पूछी गई है कि भाई अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है pH मीटर, तो मुझे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है कौन से टाइट्रेशन के लिए, तो हम लोग ज्यादातर अपने लैब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही यूज करते हैं। उसके अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ग्लास, एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड विल बी कैलामोल और सिल्वर क्लोराइड, वो हमने फिगर में देख लिया। ये जो बाकी के हैं आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, बिकॉज these titrations are rarely used, but the thing you need to remember that is a acid based titration in which indicator electrode is a glass and reference electrode that is a calamel. Now next is, ये क्वेश्चन पास में पूछा गया, विच वन इज अ हाफ रिएक्शन, आई मीन, तो Hg प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Hg, दैट इज अ हाफ रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे आयन प्लस इलेक्ट्रॉन होके यहाँ पे मेटल फॉर्मेशन होता है। तो इसका मैंने यहाँ पे अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है, दैट इज फॉर द रेफरेंस। Question which was asked, when the electron with the charge 1.60 into 10⁻18 is moved through a potential difference of 1 volt, the energy expanded or release is called, तो ये है 1 electrovolt की definition। तो ये एक बार पूछी गई है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस यू नीड टू रिमेंबर सिंपल डेफिनेशंस। तो मैंने बाजू में एक और लिख दी है, दैट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट्स 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये एक डेफिनेशन है। एंड 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स, ये आपको भी एक दो तीन चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड। देन नेक्स्ट पार्ट इज अ पोलारोग्राफी। हम लोग पहली चीज, एम्फोरोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने डिस्कस किया है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ पोलारोग्राफी। पोलारोग्राफी विच इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टामेट्री, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वोल्टामेट्री टेक्निक्स है ये, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो टेबल में फिर से आप याद करिए, टेबल में पोलारोग्राफी क्या था, वो टाइट्रेशन नहीं है। पोलारोग्राफी के केस में हम लोग क्या कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं, एंड व्हाट वी आर मेजरिंग, तो एक ही चीज पोलारोग्राफी में याद
रखनी है आपको। बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट वी कैन मेजर। हम लोगों को डिफ्यूजन करंट मेजर करना है। तो ये पार्ट में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन दो ही तरह के हैं। एक है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का नाम है इसके अंदर, और दूसरा क्वेश्चन अलग अलग जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उसके क्वेश्चन पूछे गए। तो पहली स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है कि भाई वोल्टामेट्री आपका सिंपल ऑपरेशन है, वेयर दी करंट वर्सेस पोटेंशियल इज देयर, वी आर कीपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड जो है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वोल्टामेट्री के अंदर, तो ये टेक्निक को हम लोग बोलेंगे पोलारोग्राफी। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड? कोई आपको पूछे कि भाई क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका जो रेंज है वोल्ट का, दैट इज पोटेंशियल का 0.3 टू -2.0। नाउ ये है उसके अंदर ज्यादातर सभी मेटल्स है वो रिएक्ट कर जाते हैं एंड मर्क्यूरी विल बी इंटैक्ट। अगर हम लोग 0.4 प्लस जाए, मतलब 0.3 से आगे जाए उसके अंदर, तो क्या होगा, मर्क्यूरी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और दैट विल गिव एनोडिक वेव। अगर हम लोग 0.2 से मतलब 1.8 1.7 साइड जाए तो उससे क्या होगा, मतलब कि भाई दैट विल प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन बबलिंग। तो ये जो जनरली रेंज है उसके लिए अंदर ही हम लोग काम करते हैं, या फिर उसके ये पोटेंशियल के अंदर ही ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड काम करेगा। एंड दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन आई मीन फॉर दी वोल्टामेट्री एंड पोलारोग्राफी। यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ये है सेल, दैट इज अ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। उसके अंदर कितनी चीजें याद रखनी, ये जो बीच में है दैट इज अ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। यहां से मर्क्यूरी के ड्रॉप्स नीचे यहां पे गिरते जाएंगे और उसकी वजह से पोटेंशियल जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमको मेजर करना है, दैट इज अ डिफ्यूजन करंट। यहां पे एक चीज जो है दैट इज नाइट्रोजन, हम लोग जो एनवायरमेंट है वो इनर्ट रखते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कैलामेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ऑलरेडी एक आगे आ चुका है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शन, आपको ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत याद रखना है। देन हम लोग एक इल्कोविक इक्वेशन एक बार पूछा गया, इल्कोविक इक्वेशन दैट इज यूज्ड फॉर द पोलारोग्राफी। ये आप एक बार देख लीजिएगा बिकॉज दैट वाज आस्क्ड वंस। जो करंट है, ये एक चार्ट आपको समझना है, ये दैट हियर इट इज अ चार्ट ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल। जो सॉल्यूशन रखा है उसके अंदर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और उसका करंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे वो मेजर करते जाएंगे। तो इनिशियली इसके अंदर कितने कितने करंट्स होता है, इनिशियली ये जो है फ्लैट लाइन मिलेगी आपको, और व्हाट वी कैन से ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर जाएगी। नाउ ये जो करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज नोन एज अ रेसिडुअल करंट, और ये प्रोड्यूस किस चीज से होता है, सॉल्यूशन के अगर इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज है तो उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये जो पूरा अपलिफ्टमेंट है, ये जो है दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ये पूरा डिफ्यूजन करंट है। और एक लिमिट के बाद 100% डिफ्यूजन हो जाता है, और मतलब व्हाट वी कैन से डिफ्यूजन कांस्टेंट हो जाता है। नाउ दिस विल बी नोन एज अ रेट लिमिटिंग करंट और लिमिटिंग करंट। तो तीन तरह के हम लोग ने यहाँ पे करंट पढ़े, दैट इज अ रेसिडुअल करंट, दैट इज बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज। यहाँ पे ये डिफ्यूजन करंट, दैट इज बिकॉज ऑफ करंट, डिफ्यूजन करंट, एंड लास्ट वन इज अ लिमिटिंग करंट। ये जो डिफ्यूजन करंट है उसके जो हाफ वैल्यू है उसको बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। नाउ हाफ वेव पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच आयन। अगर कोई भी आयन है तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है हाफ वेव पोटेंशियल। तो ये जो कर्व है आपको समझना है, ये कर्व के अंदर से पास्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। सॉल्यूशन के अंदर और एक करंट होता है दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन करंट। हम लोगों को खाली डिफ्यूजन करंट ही मतलब मेजर करना है और उसको ही होने देना है। वी हैव टू स्टॉप माइग्रेशन करंट। और माइग्रेशन करंट हम लोग स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स 100 फोल्ड, मतलब 100 टाइम्स उसके अंदर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस इन पोलारोग्राफी, डैश करंट मस्ट बी ब्लॉक। कौन सा करंट ब्लॉक करना चाहिए, तो आगे क्वेश्चन आ गया माइग्रेशन ब्लॉक करना चाहिए। बाकी रेसिडुअल आप ब्लॉक नहीं कर सकते, अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होगी तो वो करंट आएगा ही। आपको माइग्रेशन ब्लॉक करना है, माइग्रेशन करंट नहीं होना चाहिए बाय एडिंग ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। डिफ्यूजन तो हमको मेजर करना है, नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट पार्ट इज, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। ये जो है डिस्कशन था वो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी? सिंपल डेफिनेशन है, दिस इज अ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। लाइट को हम लोग अभी थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बोल दे, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। अगर और थोड़ा अच्छी तरह से बोल दे उसको बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जितने भी EMR है उसका अगर कोई भी मैटर के साथ इंटरेक्शन है तो देन वी विल से दैट इट्स अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो पूरा लाइट वेव का मैंने यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिया है, तो ये स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे यहाँ पे एक ऊपर रेड कलर का जो वेव दिख रहा है, तो यहाँ पे दो चीज आपको समझनी है।
ये जो डिस्टेंस है यहां पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले ले, मतलब टॉप के ऊपर क्रस्ट या के ऊपर, मतलब ये जो वेव का टॉप है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। याद रखिएगा, पूरा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक ही वर्ड पे है, वेवलेंथ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये जो कर्व है उसके बीच का करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। यहां पे अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले ले हम और उसका जो डिस्टेंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहां पे जो स्केल है ज्यादातर ये वेवलेंथ में ही मेजर किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वी कैन क्लासिफाई ऑल द रेडिएशंस। जिस रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे कम है उसको हम लोग बोलेंगे गामा रेडिएशन। नाउ रिमेंबर, गामा रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे कम होता है बट उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम एनर्जी इज विद द गामा रेडिएशन। नाउ देन विद द एक्स-रेज, देन अल्ट्रावायलेट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल रेडिएशन, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। आपके सिलेबस में जितनी भी टेक्निक्स है वो सब टेक्निक्स का अलग अलग लाइट, अगर हम लोग अलग रेडिएशन यूज करें तो उसके ऊपर से उसका नाम हो जाएगा। लाइक इफ वी आर यूजिंग एक्सरे देन वी कैन से एक्सरे डिफ्रैक्शन। इफ वी आर यूजिंग दिस रेंज, ये रेंज की हम लोग ईएमआर या लाइट यूज करते हैं देन इट इज नोन एज अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये रेंज की लाइट यूज करते हैं देन इट विल नोन एज अ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग रीजन की ईएमआर यूज करती है और उसके बेसिस पे उसका नाम है। नाउ व्हेनेवर गामा रेडिएशन, देखिए कोई भी सब्सटेंस कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसके सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे या फिर न्यूक्लियर लेवल पे कुछ ना कुछ इवेंट होंगे। मतलब कुछ ना कुछ वो अगर वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ ना कुछ इवेंट दिखाएगा। वो इवेंट क्या है? इन केस ऑफ गामा रेडिएशन दैट इवेंट विल बी एट न्यूक्लियर लेवल। देन हम लोग यूवी विजिबल, एक्सरे आपके सिलेबस में इतना नहीं है। यूवी विजिबल के अंदर हम लोग बोलते थे कि भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से जंप लगा के ऊपर जाते हैं, इतनी एनर्जी होती है यूवी विजिबल में। देन इंफ्रारेड के अंदर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को मतलब होता है वहां पे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। हम लोग बोलते थे भाई कि हमारा जो बॉन्ड है सब्सटेंस का बॉन्ड वो स्ट्रेच या बेंड होगा। देन माइक्रोवेव के अंदर रोटेशंस, एंड एनएमआर के अंदर वो होगा दैट इज अ न्यूक्लियर लेवल पे फ्लिप फ्लॉप, वो आएगा उसके बाद। जस्ट अ मिनट, आई शुड हाइड दिस इफ इट इज पॉसिबल। ओके, नाउ आपके सिलेबस में जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये उसका बेसिक क्लासिफिकेशन, ये आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके सिलेबस में है वो तीन तरह की है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरा दैट इज द स्कैटरिंग फिनोमेना और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कैटरिंग के एग्जांपल है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी और बोल सकते हैं नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री, दैट लाइज इन दैट कैटेगरी। आपके सिलेबस में जो चीज मैक्सिमम पूछी गई है वो है यूवी विजिबल, इंफ्रारेड एंड फ्लोरेसेंस। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। तो हम लोग पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अगेन क्लासिफाइड एट टू लेवल्स, दैट इज अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग पूरा उसको ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS that is the atomic emission spectroscopy is example of atomic absorption spectroscopy। देन इमिशन का मतलब होता है कि भाई मेरा जो सब्सटेंस है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड देन अगेन लाइट इमिट आउट करेगा। तो उसके अंदर भी दो बेसिक एग्जांपल है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगेन मॉलिक्यूलर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जांपल इज अ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरीमेट्री जो है आपके सिलेबस में वो एग्जांपल है मॉलिक्यूलर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बिकॉज उसके अंदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपका फेम फोटोमेट्री है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग सोडियम पोटाशियम वो जो एटम्स है उसके अंदर वो उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो पूरा है बेसिक फ्रेमवर्क है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नाउ हियर इन दिस केस लेट अस मूव टू दी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग जो चीजें जानते हैं, यूवी का मतलब होता है 200 से 400, विजिबल का मतलब होता है 400 से 800 इन जनरल। अगर प्रिसाइजली बोले यूवी का रीजन होता है 200 टू 360 और 380 नैनोमीटर एंड विजिबल का रीजन का है अगेन 380 टू 780 नैनोमीटर।
ये जो रीजन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग साथ में बोलते हैं, व्हेनेवर सब्सटेंस एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन, तो वो क्या करता है, इट विल मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, वो जंप लगाता है। तो यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, मेरा जो सब्सटेंस है, मेरा जो मॉलिक्यूलर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है दैट रिक्वायर हायर एनर्जी फॉर द जंप, तो ये देखिए यहां पे ये जो मेरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो भी वो जंप लगा के यहां पे चला जाएगा सिग्मा स्टार। सो इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दैट माय सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन। यहां मेरा सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। देन दैट कैन बी ए पाई टू पाई स्टार, अगर डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा उसके अंदर। एंड देन अगेन इफ इट इज हैविंग एन इलेक्ट्रॉन दैट इट विल शो अगेन ट्रांजिशन फ्रॉम द एन इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली आपका जो एंटी बॉन्डिंग वाला फिनोमेना है, इसके ऊपर से दो लो हमारे अंदर है, मतलब दैट इज लैम्बार्ट्स लो एंड बियर्स लो, उसके ऊपर से इक्वेशन आता है बियर लैम्बार्ट्स लो का, ए इज इक्वल टू एबीसी और ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बीसी। यहां पे ए दैट इज एब्जॉर्बेंस हम लोग को इंस्ट्रूमेंट से मिलता है, ए देन यहां पे एप्सिलॉन यार व्हाट वी कैन से दैट इज ए 1% 1 cm, इसको ई 1% 1 cm या ए 1% 1 cm भी बोलते हैं। यहां पे देन द बी दैट इज पाथ लेंथ का मतलब हम लोग जो कवर्ड यूज करते हैं उसका जो डिस्टेंस है वो, एंड सी दैट इज अ कंसंट्रेशन। यहां पे जो चीज पास्ट में पूछी गई है दैट इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज अ ग्राम पर 100 ml। यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो कंसंट्रेशन सी है, अगेन दैट विल आई विल हैव सेम कि भाई हम लोग वो डिस्कशन में लेंगे। ये जो क्वेश्चन है विच वाज आस्क्ड कि भाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, तो एश एंड पी सेल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व। बाकी के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं, मतलब एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो बेसिकली ज्यादातर इन्वॉल्व है दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। Okay, this is one more question which was asked, that is from the A 1% 1 cm। यहाँ पे एक चीज जो आपको यहाँ पे मैंने मतलब उसका कैलकुलेशन लिखा है, A इज इक्वल टू एबीसी का, भाई उसकी जो वैल्यूज दी हुई है उसके ऊपर से आंसर क्या आता है 0.0115। बट ये आपको जो याद रखना है वो चीज है ग्राम पर 100 ml, उसका जो यूनिट है विच वॉज ऑल्सो अगेन आस्क्ड। तो यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चीज ट्राई किया है ऐड करने की। एक तो सम जो पूछा गया है उसके अंदर A 1% 1 cm की वैल्यू 715 है, और बाकी का एब्जॉर्बेंस उसका किसका मिलता है दैट इज अ 0.825, उसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। A इज इक्वल टू एबीसी के अंदर आपको ऐड करना है। देन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगेन यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का यूनिट कितना है A 1% 1 cm एंड मोलर एब्जॉर्बिविटी। यहां पे मैंने दो डेफिनेशंस डाले हैं ऑलरेडी, आई हैव गिवन दिस मटेरियल टू यू। तो यहां पे उसका यूनिट है डेसीलीटर इसीलिए कि वो जो कवर्ड आपको जो डिस्टेंस है वो डेसीलीटर में है, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर उसके अंदर, दैट इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। A 1% 1 cm हम जो बोलते हैं उसका यूनिट है। तो ये एक बार ये पूछा गया, यूनिट दो बार पूछा गया, मतलब इसका A 1% 1 cm का भी पूछा गया है, एंड इन जनरल जो इक्वेशन के एंड में कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन का भी यूनिट पूछा गया है। देन दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो चीजें आपको याद रखनी है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम इसलिए कि उसके अंदर रेफरेंस एंड टेस्ट दोनों साथ में होते हैं, उसके अंदर साथ में दोनों में से लाइट पास आउट होती है। दूसरा कौन कौन से मतलब उसके कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट आता है उसका रेडिएशन सोर्स। मैं अगर बोलूं मुझे यूवी लाइट चाहिए या विजिबल लाइट चाहिए तो उसके लिए रेडिएशन सोर्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना चाहिए। तो यूवी के लिए सोर्स है हमारे पास मेन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप और ड्यूटेरियम लैंप होता है। विजिबल के लिए मेनली होता है टंगस्टन लैंप। नाउअडेज देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर आल्सो यूजिंग xenon लैंप। उसके अंदर मोनोक्रोमेटर या फिल्टर ना, मोनोक्रोमेटर का मोनो का मतलब होता है वन, क्रोम का मतलब होता है लाइट। जो डिवाइस आपके अंदर जो आपका जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट है, मिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट है, उसके अंदर से एक वेवलेंथ की लाइट में जो कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के अंदर एक क्वेश्चन पास में पूछा है कौन सा मोनोक्रोमेटर यूज होता है, दैट इज अ ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। और ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर आप एक बार पढ़ लेना बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मीन दैट कैन बी आस्क्ड। एंड उसके बाद है लास्ट वाले डिटेक्टर। तो डिटेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, तो फोटोवोल्टाइक डिटेक्टर यूज होता है, फोटो ट्यूब यूज होता है, फोटो मल्टीप्लायर जहां पे सिग्नल्स वीक होते हैं वहां पे यूज होता है। उसके सिवा
एक डिटेक्टर जो 2 बार पूछा गया, दैट इज अ फोटो डायोड एरे डिटेक्टर, उसको बोलते हैं पीडीए डिटेक्टर बोलते हैं उसको ना। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पीडीए डिटेक्टर? जितने भी ऊपर जो लिखे हुए डिटेक्टर्स है वो एक टाइम पे एक ही वेवलेंथ पे आपका एब्जॉर्बेंस दिखाएंगे। पीडीए डिटेक्टर है वो एक ही टाइम पे सभी वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकता है। सो यू कैन हैव अ मल्टी चैनल डिटेक्टर, आई मीन ये पीडीए डिटेक्टर आपका सभी वेवलेंथ पे साइमल्टेनियसली मेजर करेगा। दैट्स व्हाई पीडीए डिटेक्टर इज आल्सो यूज्ड इन एचपीएलसी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो मैंने यहां पे पीडीए डिटेक्टर का एक एडिशनल लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, एन टाइप एंड पी टाइप इंसुलेटिंग होता है। ये स्मॉल यूनिट्स है, ईच यूनिट इज हैविंग अ पिक्सल एरे, उसको एरे बोलते हैं। दैट इज अ वन फोटो डायोड, दैट इज अ, और बहुत सारे डायोड्स इकट्ठा होकर ये बनाते हैं फोटो डायोड एरे बनाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर इज कॉमनली माइक्रो फैब्रिकेटेड इनटू एरेज ऑफ 500 और मोर इंडिविजुअल डिटेक्टर्स। तो उसके बेसिकली एक यूनिट होता है और बहुत सारे यूनिट इकट्ठा होकर आपका पीडीए बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। नाउ एक क्वेश्चन जो पूछा गया, ये आपको याद रखना है। आपका जब भी आप लोग कोई भी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल उसका मेजरमेंट करते हैं तो आपको ये स्पेक्ट्रा मिलता है, ये कर्व मिलता है। ये कर्व जो है दैट इज हियर इन दिस केस इट इज गिवन लाइक दिस। ये एक कर्व एनवेलप टाइप कर्व के फॉर्म में आता है। नाउ ये जो बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा मैक्स, मींस अ पॉइंट ऑन अ वेवलेंथ व्हिच इज हैविंग अ हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस। वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस होता है, एक्स एक्सिस पे आपका वेवलेंथ होता है। तो ये जो पॉइंट बोलते हैं, अगर ये कुछ मैं सॉल्यूशन में ऐसा कुछ करूंगी, मेरा वेवलेंथ है, अगर यहां पे आपका ये रेंज हो, यहां पे आपका फॉर एग्जांपल आएगा 200 और यहां पे आएगा 800। पूरा हम लोग अगर यूवी विजिबल रेंज यूज करते हैं, अगर विजिबल रेंज यूज करते हैं तो यहां पे आएगा ऑलमोस्ट 400, यहां पे आएगा 800। तो 800 जो एंड है वो हम लोग विबग्योर देखते हैं। हमारा जो लाइट स्पेक्ट्रम है हम लोग विबग्योर से स्टार्ट करते हैं, वायोलेट दैट इज अ ब्लू, विबग्योर आर लास्ट में आर आता है, दैट इज रेड। तो ये कभी भी कोई भी सब्सटेंस जिसका वेवलेंथ नियर बाय 800 है वो सब्सटेंस आपको रेड कलर का दिखेगा। एंड जब भी आपका कोई सब्सटेंस जिसका वेवलेंथ नियर बाय ब्लू है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, याद रखिएगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन में ऐसा कुछ करूंगी, मेरा वेवलेंथ अगर टुवर्ड्स ब्लू जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अगर मेरा वेवलेंथ रेड साइड शिफ्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसके मेरा वेवलेंथ वहीं पे रहे पर मेरा एब्जॉर्बेंस बढ़ जाए उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एंड नीचे अगर जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहां से जो क्वेश्चन हमको अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर ले, हम लोग लाइक वी कैन से इफ आई एम टेकिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ फिनोल्फ्थैलीन इन अ 2 डिफरेंट मीडिया, हम लोग एसिडिक मीडिया और अल्कलाइन मीडिया में फिनोल्फ्थैलीन का एब्जॉर्बेंस लेंगे। तो एसिडिक मीडिया में अगर वो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का आपको सॉल्यूशन दिखेगा, मतलब व्हाइट इन द सेंस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, तो उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो कब यहां पे नियर बाय 240, 250, 260 यहां पे आएगा नियर बाय, मतलब 200, 250, 260 के आजू बाजू आएगा यहां पे, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं है। अगर वो अल्कलाइन कर दे तो पिंक कलर आ जाएगा, तो अगर वो देखेंगे वो 550 के साइड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा उसका कर्व। तो यहां पे जिसका लैम्बडा मैक्स 200 था, सॉरी 250 था अप्रोक्सीमेटली फॉर आर्बिट्री वैल्यू, तो अगर वो शिफ्ट होके 550 हो गया तो वो टुवर्ड्स 800 गया, उसको हम लोग बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया, और जो बीच का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा मैक्स, ये भी पास्ट में पूछा गया है। नाउ हियर इन दिस केस हाउ वी कैन कैलिब्रेट यूवी। यूवी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? अगर मुझे अपने लैब में जो यूवी पड़ा है वो अगर कैलिब्रेट करना है तो उसके लिए यूवी के केस में 3-4 पैरामीटर्स है। मुझे वेवलेंथ कैलिब्रेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हॉल्मियम फिल्टर्स, मुझे एब्जॉर्बेंस कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मुझे स्ट्रे रेडिएशन मेजर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एंड मुझे रिजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टोल्यूइन हेक्सेन। आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं बिकॉज ऑलरेडी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इवन दिस वाज आस्क्ड इन द नाइपर आल्सो। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कैलिब्रेशन की, और यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज इन केस ऑफ यूवी विजिबल कैलिब्रेशन, कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, रिजोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो इसके अंदर ए बी सी डी, कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन नहीं होता, और स्पेक्ट्रल विथ, ये दोनों हम मेजर नहीं करते, तो ए बी एंड सी 3 पैरामीटर हम लोग मेजर करते हैं। तो ये 4 में से अगर आप कोई भी पूछ सकते हो उसके अंदर। Now this question was asked previously nearby 2007, 2008, 2009. At that time
देयर वर मेनी क्वेश्चंस विच वेर लिंक क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे. उसके अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता था कि भाई अगर मेरे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो स्ट्रक्चर के ऊपर से क्या मैं लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं. द आंसर इज यस. नाउ दिस इज वेरी टीडियस कैलकुलेशन. अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने एक बार किया है तो आप कर सकते हैं, बट एट दिस टाइम नाउ यू हैव अ वेरी फ्यू डेज लेफ्ट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि भाई आप लोग इसके अंदर ज्यादा मत जाइए. आपको क्या याद रखना है, सिर्फ बेस वैल्यू याद रखनी है कि भाई अगर मेरे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम का मतलब कि एक ही सिस्टम के अंदर 2 डबल बॉन्ड है. दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर 1 की बात कर रहा हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो एन्युलर रिंग सिस्टम. अगर ये अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरो एन्युलर रिंग सिस्टम. तो उसकी बेस वैल्यू होती है कि भाई उसका बेस वैल्यू होता है यहाँ पे 214, ये होता है 215. अगर कोई भी मेरा सब्सटेंस है जिसके अंदर होमो एन्युलर रिंग सिस्टम है तो उसका लैम्बडा मैक्स 253 से तो ज्यादा ही आएगा, मतलब 253 से ज्यादा ही आएगा. अगर उसके अंदर कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है, मतलब उसके अंदर कोई अलग अलग तरह के एक्स्ट्रा कंजुगेशन है, कोई एक्सटेंशन है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो उसी वजह से उसके अंदर 5, 10 ऐसे एडिशन हो गए और उसका हम लोग लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां पे एक सब्सटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस है, ये दोनों पूछे जाते थे पास में, होमो एन्युलर, हेटेरो एन्युलर. उसके सिवा और एक सिस्टम उसको बोलते हैं अल्फा बीटा कार्बोनाइल सिस्टम. यहां पे डबल बॉन्ड कार्बोनाइल है, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, उसका बेस वैल्यू है 215 और उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए अल्फा बीटा पे, तो उसके अंदर एडिशन होता है और उसका कैलकुलेशन होता है. दैट इज 237. तो यहां पे एक सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका लैम्बडा मैक्स कितना आएगा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. दैट इज आंसर इज 237. बट that these are the 3 different system. एक है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, दूसरा है होमो एन्युलर रिंग सिस्टम, तीसरा है हेटेरो एन्युलर रिंग सिस्टम, और उसके ऊपर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. Now here the next part is infrared spectroscopy. I think it's already 1 hour. What I will do, I will continue this session tomorrow at the same time, 3 o'clock, for the rest of the spectroscopy. Tomorrow we will discuss infrared spectroscopy, NMR, mass and chromatography. Till now, if anyone is having any question, then you can ask. If anyone is having any question,